डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th का, रिजु रेखा में गति। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसमें ये टॉपिक है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जैसे ये एक बॉडी है, ओके, और ये बॉडी गति करेगी, ठीक है ना। तो इसका जो प्रारंभ में वेग होगा उसको हम u कहेंगे, और ऐसे हम लिखेंगे भी। लिखने का भी ढंग सीखिए। प्रारंभ में जो वेग होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम u से डिनोट करेंगे, ओके। अब ये बॉडी आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है, आगे की तरफ, और त्वरित गति से बढ़ रही है, यानी कि इसमें एक्सीलरेशन है a, ये a एक्सीलरेशन है, त्वरण है। अब जब ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी, बढ़कर मान लीजिए यहाँ आ गई, ऐसे चलते हुए ना, ऐसे चलते हुए ये यहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ पर इसका स्पीड, इसकी वेलोसिटी या तो बढ़ गई होगी या तो कम हो गई होगी। देखिए, एक बॉडी हमने ब्लैक बोर्ड पर दिखलाया है, और ये बॉडी u वेग से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर अभी पहुँच रही है। तो यहाँ पर इसका वेग या तो बढ़ गया होगा या तो कम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ तो त्वरण है, एक समान गति नहीं है। अगर एक समान गति होता, यूनिफॉर्म मोशन होता, तो जो वेग यहाँ है वही वेग यहाँ पर होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस जो वस्तु की गति है वो त्वरित गति है, इसलिए उसकी गति या तो बढ़ी होगी या तो कम हो गई होगी। और मान लीजिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है, देखो ऐसे हम लिखेंगे v, और ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और कुछ ये डिस्प्लेस भी तो हुई होगी ना वस्तु, कुछ विस्थापित हुई होगी, तो वो मान ले s क्या है, विस्थापन है। वैसे स्मॉल s यूज यहाँ पर किया जाता है, तो ये s विस्थापन हो गया, ठीक है। और इसमें वक्त भी लगा होगा, टाइम भी लगा होगा ना। तो टाइम जो लगा हुआ है उसको t मान ले, स्मॉल t से उसको हम डिनोट करें। तो इसमें जो ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, कितने पैरामीटर्स हुए, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यदि किसी वस्तु की गति हो रही है तो वह 5 पैरामीटर्स उसके गति को कंट्रोल करते हैं। मतलब किसी वस्तु की त्वरित गति 5 पैरामीटर्स के अंतर्गत होती है। वे 5 पैरामीटर्स हैं: u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, और v फाइनल वेलोसिटी। इसको आप याद रखें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, u v a t s के बीच में क्या संबंध हो सकता है, वह संबंध, वह रिलेशन हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम v u a t के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, और इस रिलेशन का नाम देंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये आप समझ चुके हैं। तो इन 5 पैरामीटर्स के बीच अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ओके। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी को हम कहेंगे समय वेग संबंध। समय है टाइम, वेग वेलोसिटी, समय वेग संबंध इसका नाम देंगे। ये संबंध है, ओके। ये कैसे हम निकालेंगे, ये आपका हेडिंग हुआ, फर्स्ट हेडिंग। तो आप त्वरण का सूत्र पढ़ चुके हैं, 2 लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर।
एडमिट हो रहे हैं दो लोग, ओके, जल्द से जल्द एडमिट हो जाइए, ठीक है। तो फटाफट एडमिट हो जाइए। अब हमने कल एक सूत्र पढ़ा था, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ये है एक्सीलरेशन का फार्मूला, ओके। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T कल हम लोगों ने पढ़ा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा, तो क्या होगा V, इसका गुणा 1 से, अपॉन 1 मान लो भाई, V माइनस U का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा V माइनस U इज इक्वल टू AT, ओके, ये हो गया AT। अब इस माइनस U को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां से एक हमें ये रिलेशन निकलकर सामने आया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसी रिलेशन का नाम है समय वेग संबंध, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहां एक खास बात पर चर्चा हम करेंगे, और चर्चा ये करेंगे कि भाई जो यहां पर A है, A एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन यदि किसी वस्तु की गति बढ़ रही है, शुरू में वो स्लो थी, बाद में वो फास्ट हो गई है, तो इसको हम कहेंगे प्लस A, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ओके। लेकिन संभावना तो ये भी हो सकती है कि वस्तु पहले तीव्र गति से हो और बाद में धीरे धीरे एक समान रूप से उसकी गति कम हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर गति कम हो रही है तब इसको हम कहेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन वहां पर माइनस A हम यूज करेंगे। तो फिर याद कीजिए, अगर गति बढ़ रही है, मोशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, और मोशन कम हो रहा है तो निगेटिव A हम लेते हैं। इसको हम जनरली एक्सीलरेशन कह देते हैं, त्वरण, और इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्ड, मंदन। तो शब्द से ही क्लियर है, रिटार्ड से ही क्लियर है कि कुछ कम हो रहा है, मंद पड़ रहा है गति, तो मंदन। और यदि गति बढ़ रही है तो कहते हैं कि वो त्वरित गति है, वो त्वरण है। तो मंदन के लिए निगेटिव A और त्वरण के लिए पॉजिटिव A हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो हमने रिलेशन निकाला है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो अगर ये त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पर प्लस होगा, और अगर ये मंदन है, रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर होगा माइनस। तो ये दोनों साइन के साथ इसको याद करना चाहिए, ओके। तो ये एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए इधर हम इसको लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अच्छा, प्लस माइनस का है तो और अच्छा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसको हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम दूसरा रिलेशन निकालने जा रहे हैं। एक तो रिलेशन हमने देखा, दूसरा रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, स्थिति समय संबंध, इसको हम कहेंगे, या समय स्थिति संबंध, समय स्थिति संबंध, ओके। तो इसमें स्थिति की बात होगी, यानी कि पोजीशन एस की बात होगी, और टी की यहां पर चर्चा होगी। तो आइए हम फार्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है एस अपॉन टी ना। अगर वेलोसिटी एक समान है
v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी टी, ये होगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और वह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गति कर रहा है और इसका स्पीड न तो बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्प्लेस होगा, ये क्वेश्चन है। कि एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो 4 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना विस्थापित हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या होगा आप खुद बतलाइए। 5 मीटर पर सेकेंड का अर्थ हुआ कि वह ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर विस्थापित होता है। 1 सेकेंड में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो 4 सेकेंड में कितना मीटर विस्थापित होगा, ये क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर विस्थापित हुआ तो 4 सेकेंड में इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि 20 मीटर वह डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा। अगर ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तब हम ये निकाल सकते हैं। ओके, तो 4 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, तो v के स्थान पर लिखते हैं 5 और t के स्थान पर लिखते हैं 4, यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर डिस्प्लेस। ओके, लेकिन अब समस्या तब होती है जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। उसका वेलोसिटी जैसे शुरू में 5 है, थोड़ी देर के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इस फार्मूले में हम देख रहे हैं कि v का जो वैल्यू है वो तो केवल एक ही वैल्यू रखेंगे ना 5, लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड में तो वो 5 रहा 1 सेकेंड तक, दूसरे सेकेंड में जब हम पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर तीसरे सेकेंड में जब हम पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देख रहे हैं, अब अगर आपसे पूछा जाएगा 4 सेकेंड अगर हमने समाप्त किया तो इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड हो गई। आपने देखा 1 सेकेंड के 1 सेकेंड पर 5 था, 1 सेकेंड जो ही खत्म हुआ 2 शुरू हुआ तो 8 हो गया, 2 सेकेंड जो ही खत्म हुआ 3 सेकेंड शुरू हुआ तो 11 हो गया, 3 सेकेंड जो ही खत्म हुआ 4 सेकेंड स्टार्ट हुआ तो ये 14 हो गया, और जो ही 4 सेकेंड समाप्त होगा यानी कि 5 सेकेंड स्टार्ट होने वाला है तब ये क्या हो गया, तब ये हो गया 17 मीटर पर सेकेंड। अब यदि आपसे कहा जाएगा कि ये जो 4 सेकेंड तक जो ये ऑब्जेक्ट चला है वह कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहां समस्या ये खड़ी होगी कि इस v के स्थान पर हम लिखेंगे क्या v के स्थान पर 5 लिखें, क्या 8 लिखें, 11 लिखें, 14 लिखें, क्या लिखें, 17 लिखें, आखिर v के स्थान पर हम लिखें क्या। एक बार में तो लिखेंगे तो एक ही कोई नंबर लिखेंगे ना, यहाँ पर यह समस्या पैदा होती है। और जब इस तरह की समस्या आ जाए कि बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से किस नंबर को सिलेक्ट करें, जब आप इस दुविधा में पड़ जाए तब वहां पर मैथमेटिक्स का एक रूल काम करेगा और वह रूल है एवरेज, औसत निकालना। ओके, तो यहाँ पर हमें औसत निकालना पड़ेगा, बिना औसत का काम यहाँ पर नहीं चलेगा। इन सारे नंबर्स के यहाँ पर औसत लेने होंगे। ओके, क्योंकि जो हम यहाँ पर गति पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, त्वरित गति हम पढ़ रहे हैं। यहाँ इस हेडिंग के अंतर्गत कहीं भी गति कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ जाएगा, विस्थापन निकालने के लिए औसत लेना पड़ेगा। तो S इक्वल V, अगर ऊपर इस तरह से बार लगा दें लाइन तो इसी को हम कहते हैं कि इसका औसत हम ले रहे हैं
और ये हो गया t। ओके, अब यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसका हम औसत लेने जा रहे हैं कि इसका औसत होगा क्या। ठीक है, तो आ जाइए। जैसे प्रारंभ में यहाँ पर जब बॉडी थी तो इसका मोशन, इसका वेलोसिटी क्या था, u। अब ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, इसका वेलोसिटी क्या है, v। ओके, यहाँ पर u है और यहाँ पर v है, ये दोनों ही नंबर डिफरेंट हैं, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u और प्लस फाइनल वेलोसिटी v, दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो फिर ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा औसत। तो ये औसत निकालने का तरीका हमने बताया कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच के वेग का औसत प्राप्त हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम औसत लिखेंगे ना, तो t था। ओके, और यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं औसत, तो s इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, u। ओके, प्लस v अपॉन 2, ये क्या है, ये औसत मान है। ओके, और ये हो गया t। ठीक, आगे बढ़ते हुए इस समीकरण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, s इक्वल, ठीक है, ये है u। और अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा यहाँ पर, v इज इक्वल टू u प्लस माइनस 80। फटाफट एडमिट हो जाइए 5 मिनट के अंदर, बीच बीच में एडिट होते हैं तो दिक्कत होता है। तो यहाँ v के स्थान पर हम लिखेंगे प्लस u प्लस 80। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस वाला साइन हमने लिया है, u प्लस 80 किसके स्थान पर, v के स्थान पर। यहाँ पर ये v है और v के स्थान पर हमने लिख दिया u प्लस 80 अपॉन 2, और यहाँ पर t लगा हुआ है। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, s इज इक्वल टू, अब देखो ये u और u 2u हो जाएगा। ओके, प्लस 80 अपॉन 2, और यहाँ पर t लगा हुआ है। ऊपर की लाइन मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम संबंध स्थापित करते हैं, और हम स्थिति समय स्थिति संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो s इक्वल, ओके, अब देखिए इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये तो 2 कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा u प्लस, अब इसमें भी आप 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये 2 तो दोनों के लिए है ना, तो 2 से इसमें आप भाग देंगे तो 80 अपॉन 2 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ 80, और फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमने लगा दिया, और यहाँ पर t लिखा हुआ है, t हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम t से गुणा कर देते हैं पूरे ब्रैकेट में, तो t से गुणा करेंगे तो यहाँ पे t लग जाएगा, और t से गुणा करेंगे तो इस पद में भी गुणा होगा। तो s इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। आइए इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बिल्कुल आपके जुबान पर ये तैरना चाहिए, नहीं ये फार्मूले इतने रटे होने चाहिए कि बिल्कुल आपके जुबान पर होना चाहिए। v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। ओके, अब तीसरे संबंध के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरा संबंध वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो तीसरा संबंध आ रहा है वेलोसिटी, तो तीसरा संबंध है वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, अच्छा बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। लाइव क्लास इस समय चल रहा है। लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि अगर कोई बात आपके समझ में न आ रही हो, कोई लाइन दिक्कत कर रहा हो, तो आप पुनः पूछें, आप बतलाएं, ठीक ना। आप जो कुछ भी बोलेंगे हमें यहाँ सुनाई देगा और हम आपको बतलाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये हम ज्ञात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वेग स्थिति संबंध, वेग है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट स्थिति बदली, वेग स्थिति संबंध, इसका नाम देंगे। ओके, तो इसको तीसरा ये समीकरण हम निकालने जा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम दिया गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेग स्थिति समीकरण हम ये प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली जो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है उसी को आप लिख दीजिए। फर्स्ट रिलेशन यही प्राप्त हुआ था, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये प्राप्त हुआ था, इसको हमने लिख दिया। ओके, अब करना क्या है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों का आप कीजिए स्क्वायर। ठीक है, घर का बातचीत आप कर रहे हैं ना, म्यूट कर देंगे, बातचीत कर रहे हैं, ठीक नहीं है, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने क्या कहा कि आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए और दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हो जाएगा, ओके, और ये होल स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए इसके हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ओके, प्लस 2u at और प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर t स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। प्लस है, बहुत अच्छा से समझिए, ठीक। अब आइए फिर लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने देंगे, ओके। 2a इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, 2a, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2a है तो कॉमन ले रहे हैं, इसमें तो 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन हमको लेना है, पता चल जाएगा क्यों हम 2a कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2a अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, 2a कैंसिल होगा, ut हो जाएगा, प्लस इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, कोई नंबर तो यहाँ पर है नहीं, और इसके बाद a से भाग देंगे तो a स्क्वायर जो है ना ये a हो जाएगा और t स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब इसको देखकर समझिए कि हमने क्यों 2a कॉमन लिया। हमने 2a इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं s। देखिए इसमें s लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर हम s लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने लिख दिया। ये है थर्ड इक्वेशन, ओके। थर्ड इक्वेशन का नाम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब आइए तीनों रिलेशन को हम एक साथ लिखें और इसको समझने का हम प्रयास करें कि कब और किन परिस्थिति में कौन से इक्वेशन का हम यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन आया v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन आया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके,
और थर्ड हमारा रिलेशन आया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये तीनों समीकरण आप देख रहे हैं, ये तीनों समीकरण गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इनको याद तो करना ही पड़ेगा, भली भांति याद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन केवल यहाँ 11 से मतलब नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये तीनों ही रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, गति कर रहा है, अगर उसकी गति बढ़ रही है तो यहाँ प्लस होगा, ओके, और अगर उसका स्पीड कम हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो आप जब भी याद कीजिएगा प्लस माइनस दोनों के साथ याद करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ 80 स्क्वायर, ओके, यहाँ गलती हुई थी, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। और हमेशा अपने ब्रेन में ये सेटअप कर लीजिए कि जब मोशन कम हो रहा है तो माइनस यूज करेंगे, और जब मोशन बढ़ रहा है तो वहां पर हम प्लस यूज करेंगे, ओके। अब यहाँ पर एक बात होती है, जैसे u का कोई वैल्यू हो भी सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्टार्ट हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है, वहीं से उसने अपना मोशन शुरू किया है, तो प्रारंभ में मोशन जीरो भी हो सकता है, तो u का वैल्यू क्या होगा, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए v का वैल्यू भी जीरो हो सकता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है और रुक गया, तो रुक गया तो क्या हो गया भाई, v इज इक्वल टू जीरो हो गया। इस तरह से u और v के जो वैल्यूज होंगे वे जीरो भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए इसी मोशन को हम ऊपर नीचे वाले मोशन में देखें, ठीक ना। तो जैसे कोई बॉडी है और उसको फ्रीली हम छोड़ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या इसको कोई स्पीड देकर छोड़ रहे हैं, या कोई बॉडी है और उसको एकदम अपराइट डायरेक्शन में बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो इसमें जो गति होता है यह भी सरल रेखीय गति है, रेखीय गति है, स्ट्रेट लाइन में ये मोशन होता है, और इसमें भी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का त्वरण, उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि यह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम ऊपर नीचे वाले मोशन की बात करें तो फिर इस फार्मूले को किस तरह से हम चेंज करेंगे, तो v तो v रहेगा, ठीक है, v रहेगा, u रहेगा, या प्लस माइनस तो होगा, एक जगह पे g हो जाएगा, g मतलब एक यहाँ तो त्वरण है, लेकिन यहाँ तो भाई स्पेशली गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर g लिखेंगे, और ये हो गया t, ठीक है। ये s है, तो s तो विस्थापन है ना, धरातल पर अगर हॉरिजॉन्टल विस्थापन हो रहा है तो s लिखते हैं, लेकिन ऊपर नीचे अगर कोई विस्थापन है तो उसी को हम ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं, तो s के जगह पर h लिखेंगे, u ठीक है, t भी ठीक है, प्लस माइनस हाफ भी ठीक है, a के जगह पर g लिखेंगे, और t स्क्वायर के जगह t स्क्वायर लिखेंगे, ओके। अब यहाँ जी थर्ड में तो v स्क्वायर लिखेंगे, u स्क्वायर भी लिखेंगे, प्लस माइनस भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, लेकिन a के स्थान पर क्या लिखेंगे g, और s के स्थान पर क्या लिखेंगे h। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर कोई गति हो रहा है तो उसके लिए ये 3 हमें इक्वेशन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब समझ लेना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ क्या है। तो जैसे किसी बॉडी को आप बिल्कुल अपराइट डायरेक्शन में ऊपर की ओर अगर आप उछालते हैं, ठीक है,
तो आप अनुभव कीजिए स्वयं, किसी भी वस्तु को जब ऊपर की तरफ हम उछालते हैं तो उसकी गति क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और कम होते होते एक ऐसी ऊंचाई आती है जहां पर इसकी गति शून्य हो जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ हम उछाल देते हैं तो उसकी गति कम होने लगती है। तो गति कम होने लगती है तो फिर हम माइनस यूज करेंगे, मतलब -g। ओके। और यदि किसी वस्तु को अगर हम किसी ऊंचाई से, ठीक है, अगर हम छोड़ देते हैं नीचे की तरफ, तो वह वस्तु ऊपर से जब नीचे आती है तो उसकी गति बढ़ने लगती है। तो जब गति बढ़ता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्लस। तो अगर गति कम हो तो हम माइनस यूज करेंगे, और अगर गति बढ़ रहा हो तो वहां पर हम यूज करते हैं प्लस। ओके। तो यहाँ पर प्लस माइनस याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात और याद रखेंगे ऊपर नीचे वाले गति में, यदि किसी वस्तु को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक हम छोड़ दें, माने ऐसे बिल्कुल छोड़ दें, झटका नहीं देना है, बिल्कुल छोड़ देंगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो प्रारंभ में इसका मोशन क्या है भाई, कहाँ मोशन है, ये तो जीरो है, चाक तो हमारे हाथ में फंसा हुआ है, जीरो है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो इसमें गति आ गई। तो प्रारंभ में इसका गति क्या था, प्रारंभ में इसका गति शून्य था। तो इस स्टेज में जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो u बराबर होता है 0। ओके। और यदि किसी वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, वह वस्तु अपने मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचती है तो वहां पर वेग क्या होता है, वहां पर v होता है 0। लेकिन याद रखिए वह मैक्सिमम हाइट पर भी 0 होता है। ओके। तो आज की पढ़ाई यहीं तक, टाइम आउट होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। तो मन लगाकर पढ़िए और समय से आइए। कोशिश कीजिए कि आपके जो साथी इस क्लास में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं वह भी अटेंड हों, थोड़ा आप उनको प्रेरित कीजिए। अगर उनका मोबाइल नंबर आपके पास हो तो और बातचीत होता हो तो आप उनसे बात भी कीजिए, बात कीजिए कि लाइव क्लास में जुड़ो, पढ़ाया जा रहा है। देखिए तिनका तिनका क्या पहाड़ हो जाता है ना, बूंद बूंद सागर होता है। आज ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो ये 3 इक्वेशन बतलाए गए, ये 3 इक्वेशन से हमारा क्या होने वाला है, चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, ऐसा नहीं सोचना है। ये 3 इक्वेशन नहीं, एक एक इक्वेशन, एक एक फार्मूला अगर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ें तो एक दिन फिजिक्स का सागर भरेगा और आपके अंदर एक गर्व होगा कि मैं फिजिक्स जानता हूँ। इसलिए एक एक फार्मूले को याद करना है, एक एक फार्मूले को समझना है, हर एक डेफिनेशन को अपने अंतःकरण में उतारना है। ओके। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।